बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My dear students of Ikra Faz Boys College, this is our 17th video lecture of Physics Second Year Online Classes Phase 2. Alhamdulillah, we have completed chapter number 17, Advent of Modern Physics, in the previous 16 lectures. ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे और एमसीक्यूज की कुछ रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स को देखा है, सुना है, समझा है और अपने पास नोट डाउन किया है, उनको इसमें मज़ीद आसानी हो जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो पेपर्स में किस तरह से आते हैं और कुछ एमसीक्यूज भी हम फिर उसमें रिवाइज करेंगे। 2018 में अगर हम देखें तो जैसे पहला सवाल जिस चैप्टर से रिलेटेड जो आया वो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का, और उसके बाद टू पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी लिखना है। शॉर्ट में हम ये सवाल ऊपर देख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी लिखना है और टू पोस्टुलेट्स लिखने से। और एक न्यूमेरिकल आया है 2018 में, a photon of wavelength is in the vicinity of a heavy nucleus produces an electron positron pair। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, जबकि कंडीशन ये गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से ट्वाइस यानी डबल है। आप इसके लिए एग्जाम्पल 17.8 देखें, सेम सवाल है, हम ये सवाल कर चुके हैं। ठीक है, लॉन्ग में सवाल है कॉम्पटन इफेक्ट डेरिवेशन का, ये लॉन्ग में आया। तो यानी आप देखें 2018 में 3 सवाल हैं जो इस चैप्टर से आए, इसके अलावा एमसीक्यूज अलग है और ये वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में शामिल है। ठीक है जी, हो सकता है एक दो सवाल और भी ऐसे हैं जो हमने नहीं पढ़े इस चैप्टर में से। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करी है। 2017 में पहला जो न्यूमेरिकल है आप इसके लिए देख सकते हैं प्रॉब्लम 17.10। ये एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 3.6 फॉर एंगस्ट्रॉम आर यूज्ड इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कॉम्पटन इफेक्ट से मुताल्लिक सवाल है, आपने मालूम करना है फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ और एंगल आपको गिवन है थीटा 120। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है एनएस, एनएस का मतलब है नॉट सिमिलर, यानी ये प्रॉब्लम 17.10 जैसा है लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं। प्रॉब्लम 17.10 जैसा है तो आपने अगर ये अच्छी तरह कर लिया आप ये कर सकते हो। इसमें फ़र्क ये कि आपसे फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ पूछी जा रही है, सिर्फ चेंज इन वेवलेंथ नहीं पूछा जा रहा। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप पहले तो चेंज इन वेवलेंथ मालूम करेंगे यानी डेल्टा लैम्डा। ठीक है जी, जो फॉर्मूला है कॉम्पटन इफेक्ट का, उसके बाद आप उसको इससे डिवाइड कर देंगे, यानी लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो वो फ्रैक्शनल चेंज आपके पास आ जाएगा। ये आप कर लीजिएगा, नहीं समझ आए आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन ये मैं खुद आपको करके नहीं दिखाऊंगा। इनर्शिया नॉन इनर्शिया फ्रेम के बारे में सवाल लॉन्ग में आया था। 2016 में हमारे पास एक सवाल आया जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो प्रॉब्लम 17.13 आप देख सकते हैं, सेम वही सवाल है। और लॉन्ग में हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट डेरिवेशन है, 2018 में भी आई और 2016 में भी आई। 2015 में अगर हम देखें तो हमारे पास जो सवाल आया है उसके लिए आप प्रॉब्लम 17.4 और 17.6 को रेफर कर सकते हैं। एन एस का मतलब वही है, नॉट सिमिलर, यानी ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट वैसी नहीं है जैसे किताब में, थोड़ा सा फर्क है। तो आप वो समझ लें फ़र्क क्या है कि आपके पास वो कह रहा है व्हाट विल बी द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। आपने वेलोसिटी बतानी है एक पार्टिकल की जिसकी काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी रेस्ट मास एनर्जी से डबल है, आपने रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पर मास रिलेशन का फार्मूला लगाएंगे, मास रेडिएशन का फार्मूला आपने याद किया हुआ है, एम इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, एम इक्वल टू एम नॉट होगा। ठीक है, उसके बाद हम दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम नॉट सी स्क्वायर और इसके नीचे जो भी था वहाँ, फिर ये एम सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे, ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे ई नॉट। नीचे हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मौजूद है। फिर आपसे वो कह रहे हैं कि इसकी जो ये एनर्जी है ये इस लेस मास एनर्जी के डबल है, ये हो जाएगी 2 ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट।
और नीचे जो भी डिनोमिनेटर में वो आप ई नॉट से ई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1 अब ऑन करके आपके पास जो रहेगा ओरिजिन, यहाँ पे आपको बी और सी की फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट गिवन रहता है, आप वहाँ से वो निकाल सकते हैं वेलोसिटी। सी की जगह सी की वैल्यू पुट करेंगे और आप आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप ये सवाल कर लीजिए, नहीं आपको समझ आया मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको खुद तो पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखाऊँ। आगे चले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सवाल है। ग्राफिकल रिजल्ट और आइंस्टाइन इक्वेशन आपने बता दी, ये लॉन्ग में है। 2014 में आपके जो सवाल आया वो भी बिल्कुल ऐसे इसी तरीके का है। ठीक है जी, प्रॉब्लम 17.4 और 17.6 आप रेफर कर सकते हैं। कॉम्पटेंट इफेक्ट की डेरिवेशन फिर आ गई, तो आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल आ रहे हैं पेपर में। लॉन्ग में फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटेंट इफेक्ट, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह, और शॉर्ट में अक्सर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। पेयर एनिहिलेशन का एक न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम्पल 17.9 हमने लास्ट लेक्चर में किया वो है। और इसके अलावा लॉन्ग में फिर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 2012 में आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम 17.3 है एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है 2012 में जो प्रॉब्लम 17.13 है, ये भी आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, हमने ये सॉल्व की है। कॉम्पटन शिफ्ट की डेरिवेशन लॉन्ग में फिर आई है। 2011 में आपके पास एक सवाल है जो पिछले 2014 में आई थिंक था, जो बिल्कुल सेम वही सवाल है जो मैंने अभी आपको समझाया। आप इसके लिए 17.4 और 17.6 प्रॉब्लम रेफर कर सकते हैं। आपको नहीं समझ आया मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये है ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा उसको सॉल्व करें और मैक्सिमम जितना आप सॉल्यूशन कर सकते हैं करें। इसके अलावा लॉन्ग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, 2010 में डी ब्राउन सैम्पलिंग ये हमारा टॉपिक नहीं था। तो आप सवालात से अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि किस तरीके के सवालात पेपर में इस चैप्टर से आते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको एमसीक्यूज़ पढ़ता जाऊंगा और कुछ ना कुछ आंसर बताता रहूँगा, कुछ आपके ऊपर भी छोड़ दूंगा। ठीक है। क्लीन ट्रांसफॉर्मेशन आर एप्लीकेबल इन ऑल फ्रेम। Minimum energy required for pair production is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर होती है मिनिमम एनर्जी पेयर प्रोडक्शन के लिए, याद रखिएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये हमारा टॉपिक नहीं था। ठीक है जी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी हमारा टॉपिक नहीं था। Wave nature of light is proved by polarization. Kinetic energy of photoelectrons could be increased by decreasing the incident light of wavelength. वेवलेंथ की अगर हम इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को कम कर दें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है जी। मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फोटोन कुड बी ऑब्टेन व्हेन एक्स रे आर स्कैटर्ड एट 180 डिग्री। जब 180 डिग्री पे स्कैटर्ड होंगे तो आपके पास मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ आएगा। हमने ये पीछे करा भी था जब हमने डेरिवेशन की थी। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर। डुअल नेचर ऑफ लाइट अप्रूव बाय डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट की थ्रू प्रूव हुई थी। मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लैम्डा मैक्स का मतलब होता है वो वेवलेंथ जो कि मैक्सिमम एनर्जी पर आए, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। इसका ये मतलब नहीं मैक्सिमम वेवलेंथ, इन दोनों में फ़र्क है। मैक्सिमम वेवलेंथ अलग है और मैक्सिमम एनर्जी पर जो वेवलेंथ आई वो अलग है। ठीक है जी। 12th में आपके पास है द फार्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच अपॉन लैम्डा होता है। अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पेयर प्रोडक्शन के रिवर्स को हम एनिहिलेशन ऑफ पार्टिकल कहते हैं। Existence of photon was confirmed by Compton. Compton ने confirm की थी फोटोन की existence. Planck's constant is analogous to angular momentum. Wien displacement हमने नहीं पढ़ा था। Wave nature and particle nature of photon is linked by, ये हमने वैसे नहीं पढ़ा था, लेकिन ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है क्योंकि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में मोमेंटम में फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास मतलब पार्टिकल नेचर और वेलोसिटी मतलब वेव नेचर। तो ये मोमेंटम की और फोटोन की मदद से हम फोटोन की वेव और पार्टिकल नेचर को इंटरलिंक करते हैं। और कॉम्पटन के प्रोसेस में जो एक्सरे की स्कैटर्ड वेवलेंथ होती है वो बढ़ जाती है, यानी जब एक्सरे आके किसी पार्टिकल से न्यूक्लियस से टकरा के जाता है इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होता है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इंसिडेंट की वेवलेंथ कम होती है
स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हाई एनर्जी रेडिएशन भी कहते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील विद ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के साथ। इनर्शियल फ्रेम की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है जी, और जीरो एक्सेलरेशन भी होता है, तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। स्पेशल थ्योरी के मुताबिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एम सी स्क्वायर मीन मास और वेलोसिटी। एम मीन मास, सी मीन वेलोसिटी। आप यहाँ से इस वेबसाइट से physicscity.com से ये न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज के नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है जी। Which of the following correct for inertial frame of reference? It has zero acceleration, it is uniform velocity, all of these हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है inertial frame का, और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, इसमें कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। नॉन inertial frame is that which has acceleration। अच्छा जी, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक सारे मोशन रिलेटिव होते हैं। हमने पीछे रिलेटिव वगैरह पढ़ लिया, ये लॉज हमने नहीं पढ़े, इनको छोड़ दें। अकॉर्डिंग प्लांक्स थ्योरी एनर्जी रेडिएट फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन क्वांटम पैकेज। सब एक ही बात है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी भी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अगर प्रोडक्ट निकालें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आएगी। Photon is the particle which has no less mass and no charge. Wave theory of light is unable to prove. Wave theory of light is unable to prove. कोई सा भी प्रूफ नहीं कर सकेगी, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट प्रूव द कॉम्पटन इफेक्ट। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए वो कहलाती है वर्क फंक्शन। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो नॉन मेटेलिक सरफेस पर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो इस फोटोन की एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो नॉन मेटल की सरफेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करा सके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन की होती है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। सी कॉम्पटन इफेक्ट में हाई एनर्जी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है तो वो अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लॉस नहीं करता, बल्कि पार्शियली लॉस करता है, यानी थोड़ी एनर्जी लॉस करता है, बाकी एनर्जी से वो स्कैटर्ड हो जाता है। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कॉम्पटन इफेक्ट में डिक्रीज होती है, यानी कॉम्पटन इफेक्ट जब होता है, स्ट्राइक करने के बाद जब फोटोन आगे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। वेवलेंथ देखिए यहाँ लिखा हुआ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ बढ़ेगी कॉम्पटन इफेक्ट के बाद और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। मेरे अल्फाज याद रखिएगा। When frequency of incident radiation is double, जब फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी, फ्रीक्वेंसी जब डबल हो जाएगी तो ये भी जाहिर सी बात है डबल हो जाएगी। एक्सरे जो है वो रिवर्स प्रोडक्शन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, हमने पढ़ा नहीं वैसे। इन पेयर प्रोडक्शन वी हैव अ पेयर ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन होगा, पोजिशन नहीं होगा। इन हेलिहेशन प्रोसेस ऑफ मैटर मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में, ठीक है। इन पेयर प्रोडक्शन डेट आर प्रोड्यूस पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन यानी ए पेयर प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होता है। पेयर प्रोडक्शन का मतलब यही है कि प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, पेयर मतलब पेयर, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का पेयर ये प्रोड्यूस होता है पेयर प्रोडक्शन के फिनोमिना। एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होते हैं, फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। Which physical quantity will change if intensity of light falling on metal surface is increase? Current। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से करंट डायरेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो रही है तो करंट कम हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, तो करंट और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्ट रिलेटेड होती है, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक नहीं था लेजर वाला। टेम्परेचर बढ़ा दो तो वेवलेंथ कर्व पर, ये हमारा टॉपिक नहीं था। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करते हैं, जिस तरह ऊपर हमने कहा करंट डिपेंड करते हैं। वेयर द एनर्जी लॉस बाय द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गॉस अपीयर्स एज फोटोन, फोटोन बन जाते हैं, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर एनर्जी पार्टिकल, हमारा टॉपिक नहीं था। विच इज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, इसका रिजल्ट नहीं था। बाकी तीनों थे, लेंथ भी था, टाइम भी था, मास भी था। ब्लैक बॉडी विच इज क्लोज टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड कैविटी रेडिएटर। ये कैविटी रेडिएटर को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है जी। हमने एमसीक्यूज कर लिए, एक नज़र में आपके सामने की रख रहा हूँ, आप चाहें तो अपने पास जो आंसर्स हैं उसको टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपके पास था चैप्टर नंबर 17, जिसमें हमने तमाम के तमाम टॉपिक्स, पास पेपर्स, एमसीक्यूज वगैरह अलहमदिल्ला कवर कर लिए। ठीक है जी, अब इंशाल्लाह चैप्टर 18 हम शुरू करेंगे। अपने आप आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।